अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे। उसमें हमारे पास सबसे पहला थ्योरम है, वो ये है कि इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर और p किसी प्रोडक्ट को, दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, तो फिर p या तो a को डिवाइड करेगा या फिर b को डिवाइड करेगा। ये थ्योरम इस तरह से भी कहा जा सकता है, या हम इन जनरल भी बात कर सकते हैं कि अगर हमारे पास p कुछ n नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो p इन तमाम n में से किसी एक को लाजमी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसका रेफरेंस हमने पीछे डिविजिबिलिटी वाले में भी पढ़ा था कि जब भी कोई नंबर किसी नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो वो उन तमाम उसके फैक्टर्स में से किसी एक फैक्टर को लाजमी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला पार्ट इसका करते हैं प्रूफ में कि अगर p जो है वो p हमारे पास सबसे पहले एक प्राइम नंबर है। हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें हमें क्या गिवन है कि p कोई प्राइम नंबर है और p a b को डिवाइड करता है। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि p डज नॉट डिवाइड्स a और b में से अगर वो a को डिवाइड नहीं कर रहा तो फिर इसके प्रोडक्ट को डिवाइड करने के लिए दूसरे को लाजमी डिवाइड करेगा। ये हमने डिविजिबिलिटी का एक थ्योरम पढ़ा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं फिर देन p डिवाइड्स b। ठीक है, तो अगर a को डिवाइड नहीं कर रहा तो b को डिवाइड करेगा। उसकी वजह क्या है? बिकॉज p और a हमारे पास अगर रिलेटिवली प्राइम है देन p और b जो है वो रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा। रिलेटिवली प्राइम का मतलब है कि उसका जीसीडी जो है वो 1 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, ये हम इसकी रीज़न देते हैं। तो अब अगर हम इसको जनरल रिजल्ट में देखें तो हम लेट करते हैं कि इफ़, हाँ जी, नेक्स्ट हम कहते हैं कि अगर p जो है वो a1 a2 सो ऑन an के नंबर्स को के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम बारी बारी क्या करेंगे, हम लेट करते हैं कि अगर वो a1 को नहीं डिवाइड कर रहा तो a1 छोड़ के फिर वो बाकी प्रोडक्ट में किसी को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं इफ़ p डज़ नॉट डिवाइड्स a1 एंड p डज़ नॉट डिवाइड्स a2 देन, तो a1 और a2 छोड़ के बाकी प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा, a3 a4 एंड सो ऑन an तक। ठीक है, अगर हम इसी तरह कंटिन्यू करें तो एंड सो ऑन, एक एक आप निकालते जाएं बीच में से, तो आखिर में फिर हमारे पास एक ऐसा नंबर लाजमी बचेगा जिसको p डिवाइड करेगा। ठीक है, सो इफ़ p डज़ नॉट डिवाइड्स a1, p डज़ नॉट डिवाइड्स a2, p डज़ नॉट डिवाइड्स an-1, अगर n-1 तक की प्रोडक्ट को डिवाइड नहीं कर रहा तो फिर हमारे पास देन p मस्ट डिवाइड an, लास्ट नंबर को फिर वो लाजमी डिवाइड करेगा। ठीक है, सो p डिवाइड्स एटलीस्ट 1 ai। ठीक है, और i की वैल्यू 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है। उसमें हम ये कहते हैं कि आप कोई भी नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कोई और नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल 10, इट इज़ इक्वल टू 2/5। ठीक है, और अगर आप इसी तरह नंबर कोई भी बढ़ाते जाएं तो हम हर नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी नंबर 100 है, फॉर एग्जांपल आप 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाएं तो आपके पास ये भी प्राइम नंबर्स की फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हर नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, या इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि हर नंबर प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये हमारा नेक्स्ट थ्योरम है। और ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये सारे यूनिक होते हैं। यूनिक होने का मतलब है ऐसा नहीं होगा कि अब अगर मैंने इसको 6 को 2/3 लिखा है तो इसको हम किसी और दो प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिख लें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे अब 12 है, हम 12 को हमें मालूम है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 है। ठीक है, अब अगर हम 12 को 4/3 कर देंगे तो हमारे पास ये दोनों प्राइम नहीं है, इसमें 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन है या प्राइम नंबर की जो प्रोडक्ट है किसी भी नंबर के लिए वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्योंकि इंटीजर्स में, पॉजिटिव इंटीजर्स में भी हम लिख सकते हैं, नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक नंबर है 1, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमारा ये थ्योरम नेक्स्ट है, हम इसको करते हैं।
हाँ जी, थ्योरम 2 है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इसकी स्टेटमेंट कहती है कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन वन, वन से बड़ा कोई भी इंटीजर ले लें। हमने यहाँ पे इक्वल टू वन भी नहीं लिया, नेगेटिव नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो -1 के मल्टीपल्स होते हैं और बेसिकली वो कोई इंटीजर मल्टीप्लाई में -1 ही होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एवरी इंटीजर ग्रेटर देन वन इज़ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। और द रिप्रेजेंटेशन इज़ यूनिक, वो जो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट ले रहे हैं वो यूनिक होगी, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर। ऑर्डर ऑफ फैक्टर का मतलब है 6 को हम 2 ज़रब 3 कर लें या 3 ज़रब 2 कर लें, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो हम इसका प्रूफ करते हैं। हमारे इस थ्योरम के प्रूफ के टोटल 2 हिस्से हैं, ठीक है। पहला हिस्सा हमारे पास ये है कि हमारे पास हर नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, और दूसरे हिस्से में हमने ये बताना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये यूनिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको दोनों को हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड में हम इस वजह से लेके जा रहे हैं कि यहाँ पे हर इंटीजर की बात हो रही है, तो हम हर इंटीजर के को प्रूव करने की बजाय हम लेट कर लेते हैं कि कोई एक इंटीजर ऐसा है जो कि प्रोडक्ट की प्राइम की प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो हम लेट करते हैं बाय कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, उसके लिए हम लेट करते हैं देयर इज एन इंटीजर, और उस इंटीजर का नाम हम n ही ले लेते हैं क्योंकि पेपर क्वेश्चन के अंदर भी n था। विच इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में वो नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सो विच मीन्स इफ़ हम प्राइम नंबर को p को n को अगर हम इफ़ देयर एग्जिस्ट r एंड n सच दैट n इज़ इक्वल टू, इसको हम r और s ले लेते हैं। अगर हमारे पास कोई से दो ऐसे नंबर r और s मौजूद हैं सच दैट कि हम n को r मल्टीप्लाई बाय s की फॉर्म में लिखें, तो फिर हमारे पास जो है वो ना तो r प्राइम नंबर होगा, ना ही या तो r प्राइम नहीं होगा या फिर s प्राइम नहीं होगा, ठीक है। देन आइदर r इज़ नॉट अ प्राइम नंबर और s इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। और r और s अब देखिए ये प्रोडक्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो n आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि r भी हमारा n से छोटा है और s भी n से छोटा है, ठीक है। और ये दोनों 1 भी नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे जो नंबर लिया था वो 1 से बड़ा लिया था। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो n था विच इट वाज ग्रेटर देन 1, तो हम यहाँ पे भी कहते हैं कि n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इस वजह से हमने 1 के साथ भी इक्वलिटी नहीं लगाई, ठीक है। तो अब हमारे पास जो n था वो एक वाहिद ऐसा नंबर था जो कि प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये जो r और s हैं ये तो n से छोटे हैं, और ये वाले जो नंबर हैं ये प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। हाँ जी, तो हम कहते हैं कि r जो है r और s क्योंकि ये दोनों n से छोटे थे, सो दे मस्ट बी द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि r जो है वो p1 p2 सो ऑन pr, ये कुछ ऐसे प्राइम नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो r आ जाता है। इसी तरह q1 q2 सो ऑन qs कुछ ऐसे प्राइम हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो s आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे p1 pr और q1 से qs ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो फिर इसका मतलब हुआ कि n क्या हुआ हमारा, n मल्टीपल था r और s का प्रोडक्ट था, सॉरी तो r की कीमत है p1 p2 सो ऑन pr, और इसी तरह s की कीमत है q1 q2 सो ऑन qs। तो इसका मतलब ये हुआ कि n इज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। लेकिन हमने क्या कहा था, हमने कहा था n प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे पास क्या आ गई है, कंट्राडिक्शन,
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, एवरी नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि यूनिकनेस, कि हमारे पास ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक होती है। हम कंसिडर करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन यूनिक नहीं है, हम लेट करते हैं कि एक नंबर n है जो कि 1 से बड़ा है एंड इट हैज़ 2 डिफरेंट फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि P1 P2 सो ऑन PR, इसको हम, इसमें पावर्स भी आ सकती हैं प्राइम नंबर की। ठीक है, इसी तरह ये भी n के बराबर है, और इसी तरह Q1 रेज टू पावर B1, Q2 रेज टू पावर B2 सो ऑन QS रेज टू पावर BS, ये भी n के बराबर है। अब क्योंकि ये सारे आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि n इज़ इक्वल टू P1 रेज टू पावर A1, P2 रेज टू पावर A2 सो ऑन PR रेज टू पावर AR इज़ इक्वल टू Q1 रेज टू पावर B1, Q2 रेज टू पावर B2 सो ऑन QS रेज टू पावर BS। ठीक है, यहाँ पे PI's रेज टू एंड, ठीक है, हमारे पास PI और QI ये सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। अब हमें पता है, हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर जो है वो कुछ नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सके, तो फिर अगर कोई प्राइम उसको डिवाइड करता है तो प्राइम इसको किसी एक को तो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये वाला जो नंबर है ये n के बराबर है और n आपका Q1 Q2 सो ऑन QS के बराबर है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस P1 डिवाइड्स n, P1 जो है वो n को डिवाइड कर रहा है ना, क्योंकि हमारे पास P1 P2 सो ऑन PR अगर होगा तो अगर ये मल्टीपल है तो हम दोनों तरफ P1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो P1 जो है वो n की दूसरी वैल्यू को भी तो डिवाइड करेगा ना, वो Q1 रेज टू पावर B1 इसको भी डिवाइड करेगा। अगर P इसको डिवाइड करा है तो हमने अभी पिछले थ्योरम में किया कि हमारे पास अगर कोई प्राइम नंबर किसी प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो वो उनमें से किसी एक नंबर को लाजमी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि सो P1 डिवाइड्स QK फॉर सम K। ठीक है, किसी के लिए लाजमी ये डिवाइड करेगा। ठीक है, अब आपके पास ये जो Q था ये भी प्राइम नंबर था, P भी प्राइम नंबर था। एक प्राइम नंबर दूसरे को डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर के टोटल डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं, या तो वो खुद अपने आप पे डिवाइड होता है या 1 पे। हमने 1 तो लिया नहीं, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, एज P1 एंड QK आर प्राइम, सो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों बराबर हो जाए, QK के बराबर आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई नंबर n है वो P1 P2 सो ऑन PR की फॉर्म में, यानी हम पावर्स छोड़ के जस्ट प्राइम नंबर्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिख रहे हैं अगर उसको, और फिर हम Q1 Q2 सो ऑन QS की फॉर्म में भी, यानी 2 डिफरेंट तरीक़ों से हम उसको लिख रहे हैं अगर, तो हमने कहा P1 पे अगर जो है वो इसको डिवाइड करा तो हमने n को P1 पे डिवाइड कर दिया, ये वाली साइड भी P1 पे डिवाइड हो जाएगी। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ से जो रिप्रेजेंटेशन आती है वो आती है P2 P3 सो ऑन PR, और यही आप P1 पे डिवाइड कर लें या आप QK पे डिवाइड कर लें की बात है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही n/P जो है ये Q1 Q2 सो ऑन QK -1, फिर QK के ऊपर डिवाइड, P1 और QK सेम था, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बाकी QK +1 एंड सो ऑन QS तक बच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n/P1 की भी 2 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस आ गई हैं। ठीक है, लेकिन हमने n/P असल में देखें, n हमारे पास था नंबर जिसकी हमने रिप्रेजेंटेशन ली थी और ये 1 से बड़ा था। n/P1 जो है वो इसके बीच में आ रहा है कहीं। ठीक है, तो इसकी जो है इससे छोटे तमाम नंबर्स जो हैं वो यूनिकली रिप्रेजेंट होने चाहिए। हम कंसीडर यहाँ पे इंडक्शन मेथड के थ्रू कर रहे हैं कि हमारे पास एक सर्टन नंबर के बाद ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होना शुरू होती हैं। ठीक है, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। ठीक है, 10 हम यहाँ पे नेक्स्ट कहते हैं कि इसका मतलब हुआ कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर।
ठीक है, यानी ऑर्डर्स चेंज हो सकते हैं। P1 P2 को हम P2 P1 भी लिख सकते हैं। जैसे P1 जो है वो QK के बराबर है, यानी यहाँ पे पहला नंबर डिवाइड कर रहा था, इधर कहीं दरमियान वाला कर रहा था, तो ऑर्डर बदल सकता है, लेकिन असल में वो जो नंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेशन है वो सेम है। हम अगर एक एक करके डिवाइड करें, P1 QK के बराबर आया, P2 किसी और के बराबर आएगा एंड सो ऑन, तो इसका मतलब है तमाम रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूनिक है। हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3 है उसकी स्टेटमेंट है जैसे उसमें प्रूफ करने के लिए कुछ खास नहीं है। उसको पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ थ्योरम की स्टेटमेंट को, फिर आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देके फिर हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो उसमें हमारे पास वही कहता है कि अगर हमारे पास ए और बी कोई से दो नंबर हैं जिसमें प्राइम नंबर्स तो वही सेम आ रहे हैं लेकिन पावर डिफरेंट आ रही है, ठीक है। जैसे P1 की पावर A1, P2 की पावर A2, PR की पावर AR, ठीक है। P1 की पावर B1, P2 की पावर B2 एंड PR की पावर BR, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पावर्स हैं ये नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है ज़ीरो भी हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि हम MI, स्मॉल mi को हम इन तमाम नंबर्स के मिनिमम और कैपिटल MI को मैक्सिमम से रिप्रेजेंट करें, तो फिर हमारे पास जो इनका GCD आता है, अगर हम इन दोनों नंबर्स का A और B का GCD ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो P1 की पावर का GCD, P2 की पावर का GCD मीन्स कि इनकी पावर्स का मिनिमम आता जाएगा, छोटी पावर आ जाएगी पावर में, ठीक है। और अगर LCM लेंगे तो बड़ी पावर आ जाएगी जो मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे दो नंबर्स मैंने लिए हैं, ठीक है। अगर आप देखें दोनों में प्राइम नंबर सेम नहीं आ रहे, लेकिन हम इनको सेम बना सकते हैं। कैसे हम लिख सकते हैं इसको 2 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। और इसी तरह 45 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ठीक है। तो पहले हम GCD लेते हैं 50 एंड 45 का। हाँ जी, GCD लेने का मेथड आपको आता है, हम उसको डिवीजन एल्गोरिथम से भी कर सकते हैं। एक हमने ये डिवीजन मेथड, ये भी बेसिकली एल्गोरिथम होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ज़ा 45, बाकी बचा 5 और यहाँ अंदर आ गया 45, ठीक है। और ये चला गया 9 पे, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो जो आखिरी डिवाइज़र था ये हमारा GCD हो गया। इट मीन्स के GCD ऑफ 50 एंड 45 इज़ एक्चुअली इक्वल टू 5, ठीक है। इसी तरह हम LCM लेते हैं इन दोनों का, ठीक है। LCM जब हम लेंगे LCM आता है इसका 50 एंड 45 इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, 10 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 1, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे ओवरऑल इस थ्योरम को देखें तो आपके पास अगर हम GCD की बात करें, पहले GCD में हमने मिनिमम पावर लेनी होती है। तो हमारे पास जो 50 था उसको हमने लिखा था किस तरह, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की 0, 5 की 2। और 45 को हमने लिखा था 2 रेज़ टू पावर 0, 3 का स्क्वायर एंड 5 की पावर 1। अब हम बारी बारी पावर्स को मैक्सिमम लेते जाएं पावर्स का, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम GCD ले रहे हैं तो मिनिमम लेना है और LCM के केस में हमने मैक्सिमम लेना है, ठीक है। तो हम पहले GCD लेते हैं। GCD में 50 एंड 45 का जब हम GCD लेके इन दोनों में से मिनिमम क्या आया, 2 की पावर 1 और 0 का मिनिमम 0, 3 की पावर 2 और 0 का मिनिमम 0, 5 का मिनिमम पावर्स में 2 और 1 में से छोटा कौन सा है, 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 3, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो ये 5 के इक्वल आ गया 50 एंड 45। तो अगर आप देखें मैंने जो ऊपर आपको GCD निकाल के दिखाया है वो एग्जैक्टली इसी के बराबर आया जो हमने अभी लिया था, ठीक है। सिमिलरली हम LCM लेते हैं। LCM में हम कहते हैं हम मैक्सिमम लेंगे, 2 की पावर 1, 3 की 0, 5 की 2, ये आपके पास आ गया 50 की फैक्टराइजेशन एंड 45 की क्या थी, 45 की थी 2 की 0, 3 की 2, 5 की 1। अब हमने इन दोनों का LCM लेना है, 50 एंड 45 का LCM। इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 2 की पावर 1। इन दोनों में से पावर मैक्सिमम 3 की कौन सी है, 2,
और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी आई हुई है, सॉरी यहाँ पे 5 की 2 थी, 5^2। तो अगर हम देखें एलसीएम, तो हमने एलसीएम जो ऊपर लिया था वो यही लिया था, 5 की 2, 3 की 2 एंड 2 की 1, इन दोनों की पावर 2 और इसकी पावर 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेसिकली, अगर आप देखें कि 1 और 0, 1 एंड 0 है, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लें अगर हम तो 1 आता है। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स इन दोनों में से मैक्सिमम अगर हम लें तो 1 आता है, और इसी तरह मिनिमम लें तो 0 आता है। तो हमारे पास थ्योरम यही कहता है कि आपके पास जब भी दो नंबर्स का जीसीडी लेना हो या एलसीएम लेना हो, तो आप ये वाला मेथड ऊपर स्टेप करने की बजाय आप दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लें, और फिर उन दोनों में से जो अगर आप जीसीडी ले रहे हैं तो मिनिमम पावर्स ले लें, और अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो मैक्सिमम पावर्स ले लें। तो अब हम इसके प्रूफ को देखते हैं। इसमें हमें गिवन क्या है कि एम आई जो है वो ए आई और बी आई के मिनिमम है, इसी तरह कैपिटल एम आई क्या है, मैक्सिमम है ए आई और बी आई का। तो देयर फॉर यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ जी सी डी क्या करता है, जी सी डी हमेशा छोटी पावर देता है, एलसीएम और इसी तरह एलसीएम क्या करता है, बड़ी पावर देता है। तो हम कहते हैं ए और बी का जो मैक्सिमम, जो ए और बी का जी सी डी आएगा वो छोटी पावर्स आ जाएंगी, इन अदर वर्ड्स मिनिमम आ जाएगा, और एलसीएम जो है वो मैक्सिमम पावर यानी कैपिटल एम आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जनरल रिजल्ट प्रूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थ्योरम यूक्लिड्स थ्योरम है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम रिलेटेड टू प्राइम नंबर्स। वो ये कहता है कि ये हमें प्राइम नंबर्स की इनफाइनाइट नंबर्स को बताता है, मीन्स के प्राइम नंबर जो हैं वो इनफिनिट होते हैं। यही थ्योरम है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स। ठीक है, इसके प्रूफ को हम कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, हम कहेंगे कि इनफाइनाइट नहीं होते बल्कि फाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा कि हम अपना जो रिज़ल्ट है वो कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव कर रहे हैं। उसके लिए हमने लेट कर लिया कि P1, P2 सो ऑन Pn हमारे पास कोई फाइनाइट प्राइम्स मौजूद हैं। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स हम कह रहे हैं कि इनके अलावा कोई और प्राइम नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर ये वाले नंबर्स प्राइम हैं, ठीक है, तो इन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, एक नया नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है, उसका आप नाम दे दें, कैपिटल एन का दे दें या एक्स का दे दें। वो नया नंबर किस तरह का है, वो P1, P2 सो ऑन Pn को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया और उसमें एक जमा कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्राइम नंबर 2, 3 एंड 5 थे, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, 2 × 3 × 5, क्या बन रहा है इसका आंसर, 30। ठीक है, तो हमने एक नया नंबर ले लिया 31, जो भी हमारे पास प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट बन रही थी उसे एक ज़्यादा नंबर ले लिया हमने। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैपिटल एन जो है वो 31 ले लिया। यहाँ तक क्लियर है। तो अब अगर आप देखें कि ये जो हमारे पास द प्रोडक्ट P1, P2 सो ऑन Pn इज़ डिविजिबल बाय P1, P2 सो ऑन Pn। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट थी ये P1 पे भी डिवाइड हो रही है, P2 पे भी डिवाइड हो रही है, एंड सो ऑन Pn पे भी डिवाइड हो रही है। ठीक है, लेकिन जब हम कैपिटल एन की बात करते हैं, कैपिटल एन जो है वो असल में क्या है, हमारे पास गिवन नंबर से एक ज़्यादा है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपके पास अगर हमने 30 लिया था P1 को, P1, P2 सो ऑन Pn, ये हमने 30 लिया था। 30 का मतलब है 2 × 3 × 5 लिया था। तो फिर कैपिटल एन क्या बना, कैपिटल एन बना 30 + 1 मीन्स 31। इसी तरह अगर आपके पास P1, P2 सो ऑन Pn, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा 14 के बराबर है, 14 का मतलब है 2 × 7 के बराबर है अगर। ठीक है, तो हमारे पास फिर कैपिटल एन क्या बनेगा, 14 में हम एक जमा कर देते हैं, क्या आया जवाब, 15। अब हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 31 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 31 × 1, 1 भी नहीं बल्कि 31 खुद एक प्राइम नंबर है, तो हमारे पास ये खुद अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन है। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 3 × 5, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 2/7। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कैपिटल एन लिया था P1, P2 सो ऑन Pn + 1 के बराबर, तो जो हमारे पास इसकी प्रोडक्ट आ रही थी यहाँ पे ये जो हमने कैपिटल एन लिया है मींस ऐड 1 करके, तो या तो ये एक खुद प्राइम नंबर होगा, नया प्राइम नंबर होगा, या फिर ये डिफरेंट प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, यानी जो प्राइम हमने पहले से लिए हुए हैं उसके बराबर नहीं होगा। आप एक और मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल हम 20 लेते हैं,
20 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 20 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। अब इसमें एक जमा कर दें, यानी कैपिटल N को हम अगर 21 ले लें तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 7। इसका मतलब है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल डिफरेंट होगी, पहले वाली जैसी नहीं होगी, यानी बीच में कम से कम एक डिफरेंट प्राइम नंबर लाजमी पड़ा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास कैपिटल N जो है वो P1 P2 सो ऑन Pn पे डिविजिबल नहीं है। हमने अभी कुछ एग्जांपल्स में देखा है, ठीक है। कैपिटल N असल में क्या है? इस सारी प्रोडक्ट से एक नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल N जो है वो या तो डिफरेंट प्राइम फैक्टराइजेशन देगा, यानी जो P1 P2 Pn के अलावा कोई और फैक्टराइजेशन देगा, या इट विल हैव सम प्राइम नंबर्स अदर देन P1 P2 सो ऑन Pn। इसमें कुछ ऐसे प्राइम नंबर्स होंगे जो हमने पहले से लिए हुए प्राइम उनके अलावा होंगे, ठीक है। या कैपिटल N खुद एक प्राइम नंबर होगा विच इज़ आल्सो डिफरेंट फ्रॉम P1 P2 एंड सो ऑन Pn, ठीक है। दोनों केसेस में हमारे पास एक नया प्राइम नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास प्राइम नंबर्स ऐसे भी मौजूद हैं जो P1 P2 और Pn के अलावा भी हो सकते हैं। तो हमने तो सपोज़ किया था कि यही प्राइम है, उसके अलावा कोई और प्राइम है ही नहीं, तो हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब है कि हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स हैं, क्योंकि हमने एक कैपिटल N लिया है, जस्ट 1 को ऐड करके अगर हम 3 ऐड करें या 5 ऐड करें तो हमारे पास और डिफरेंट तरीक़ों के प्राइम नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये हमारा रिज़ल्ट कम्प्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, ये आपके बुक में थ्योरम नंबर 5 के नाम से है। इसमें वो कहता है कि अगर हमारे पास p कोई प्राइम नंबर है सच दैट p जो है वो किसी टर्म की पावर को डिवाइड करता है, तो फिर p जो है वो पावर 2 को डिवाइड कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो p जो है वो उस नंबर को इटसेल्फ भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन में हम ऑपोजिट जाते हैं, हम कहेंगे कि p a को डिवाइड नहीं करता, तो फिर और ये हमें गिवन कंडीशन है, देन के बाद वाले की हम कंट्राडिक्शन लेते हैं। तो हमने जो चीज़ प्रूव करनी है हम उसकी कंट्राडिक्शन लेंगे। हम लेट करते हैं P डज नॉट डिवाइड A, ठीक है। अगर P A को डिवाइड नहीं करता तो फिर P और A आपस में क्या है? रिलेटिवली प्राइम है, या इन अदर वर्ड्स दोनों का जो GCD है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। और हमने GCD की रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखी थी? हम कहते हैं कि सो देयर एग्जिस्ट नंबर्स x एंड y सच दैट हम GCD को लिख सकते हैं p मल्टीप्लाई बाई एक्स जमा a मल्टीप्लाई बाई वाई की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम गिवन कंडीशन पे जाते हैं, ठीक है। गिवन कंडीशन में हमें गिवन है कि p जो है वो a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हम इसलिए a स्क्वायर लाने के लिए ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई है इसको a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय a ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास a इज़ इक्वल टू APX प्लस a स्क्वायर y, ठीक है। हमने दोनों तरफ a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब हमने नेक्स्ट क्या किया? a स्क्वायर को इस साइड पे रहने दिया, a वाली दोनों टर्म्स एक तरफ कर दी। अब हमें गिवन है कि a स्क्वायर को p डिवाइड करता है, ठीक है। गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर वो a स्क्वायर वाली टर्म को डिवाइड कर रहा है तो वो दूसरी साइड की टर्म को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब हुआ कि p डिवाइड्स a इंटू 1 माइनस पी एक्स। अब p अभी जैसे हमने पीछे देखा था कि p के अंदर अगर एक जमा या माइनस कर दें तो आपके पास वो जो प्राइम नंबर है उसकी डिवीजन डिफरेंट हो जाती है। तो p इसको तो डिवाइड नहीं कर सकता, इसका मतलब है p a को डिवाइड करेगा। ये हमारा रिजल्ट यहाँ से प्रूव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम थ्योरम नंबर 6 पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 6 है। थ्योरम नंबर 6 हमें कहता है इफ़ p इज़ प्राइम सच दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी दो चीज़ों का स्क्वायर पे डिवाइड हो रहा है, a p पे डिवाइड हो रहा है, देन p एंड p डिवाइड्स a, और इन दोनों में से p a को अगर डिवाइड कर रहा है तो फिर p b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सिंस p जो है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ एक्चुअली इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाई समथिंग। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो p मल्टीप्लाई बाई s के बराबर है। अगर p a को भी डिवाइड कर रहा है तो हम फिर इसका मतलब है a को भी क्या लिख सकते हैं? p मल्टीप्लाई बाई समथिंग। तो हमने p मल्टीप्लाई बाई t ले दिया, ठीक है।
अब ये जो a की वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये बन गई पी टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया बी स्क्वायर, इस तरफ रहने दिया, पी वाली दोनों टर्म्स हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए हैं। अब हमें पता है इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय समथिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है बी स्क्वायर के जो पी है वो बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। और अभी हमने पिछले थ्योरम में कहा था कि अगर पी जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, किसी चीज़ की पावर 2 को डिवाइड करेगा, तो वो उसकी पावर 1 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि पी प्राइम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 7 है। थ्योरम 7 हमें कहता है कि लेट n इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स रेज टू पावर समथिंग। ये प्रोडक्ट की अलामत है। जैसे हम समेशन लगाते हैं जमा के लिए, तो जब आपके पास कुछ नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसको उसमें प्रोडक्ट के लिए ये वाली अलामत लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये n की प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, b प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ m। प्रूव दैट n इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ एंड ओनली इफ़ ईच एन आई इज़ इवन। अगर आपके पास ये सारी पावर्स जो हैं वो इवन हो जाएं तो एन जो है वो किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं, इसकी मिसाल कि आपके पास अगर 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 4, 5 रेज टू पावर 8 अगर हो। ठीक है, तो इन सारों की पावर्स में आप कॉमन होल रेज टू पावर 2 भी कैसे ले सकते हैं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4, होल की पावर 2। ठीक है, आप ऐसे ले सकते हैं ना, तो ये होल का स्क्वायर बन गया, तो इसका मतलब है कि जो n है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने यही प्रूफ करना है। इसको प्रूफ के लिए हम कहते हैं कि लेट इफ़ ईच n इज़ इवन, अगर हर n इवन होगा तो हम हर n को 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग लिख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हर n i 2 मल्टीप्लाई बाय सी आई के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास प्रोडक्ट थी पी आई रेज टू पावर n i, इसको हम n i की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 सी आई। ठीक है, और अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब प्रोडक्ट में कोई दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम होल रेज टू पावर 2 कर देते हैं, तो हम इसको होल की पावर 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और जब ये होल की पावर 2 बन गई तो इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब ये है इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ में हम ऑपोजिट चलेंगे। हमने यहाँ पे n को इवन लिया था, हमने कहा कि n परफेक्ट स्क्वायर। अब हम लेट करते हैं कि n परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमने प्रूफ करना है कि हर पावर इवन है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सपोज करते हैं n परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि n जो है वो होल रेज टू पावर 2 के बराबर है। ठीक है, तो अब ये जो m रेज टू पावर 2 बन गया, इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। ठीक है, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की जो पावर है वो सबकी पावर कितनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। क्यों 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास जब परफेक्ट स्क्वायर है तो हर चीज़ की पावर 2 2 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट थ्योरम से पहले हम दो डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि थ्योरम में और आगे जो हम एग्जांपल्स करेंगे इस थ्योरम से रिलेटेड उसमें यूज़ होनी है। उसमें पहली डेफिनेशन है हमारे पास टॉ ऑफ एन। ठीक है, टॉ ऑफ एन क्या है, ये हमने जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन रखी हुई है। किसकी है ये, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, तो हम पॉजिटिव इंटीजर के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स बनेंगे उनको टोटल कितने पॉजिटिव डिवाइजर हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स जो होंगे वो हमारे पास टॉ ऑफ एन से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है, डिवाइजर्स का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एन को 6 लिया। ठीक है, अब 6 जो है वो किस किस टेबल पे जाता है, 6 के टेबल पे जाता है, 3 के, 2 के और 1 के, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब ये कितने थे, 1 2 3 4, इसका मतलब है टॉ ऑफ एन जो है वो 4 के बराबर है। इसी तरह से अगर आपका n जो है वो 12 है तो 12 किस किस टेबल पे जाता है, 12 पे, 6 4 3 2 1, इन टेबल्स पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब ये टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हैं, तो इसका मतलब है टॉ ऑफ 12 जो है वो 6 के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं सिग्मा ऑफ एन। सिग्मा ऑफ एन का मतलब है
कि ये जो हमारे पास डिवाइज़र्स आए थे, इन तमाम डिवाइज़र्स को आपस में ऐड कर दें तो हमारे पास जो फंक्शन बनता है उसको हम सिग्मा ऑफ एन का नाम देते हैं, मीन्स सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइज़र्स ऑफ एन। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल सिग्मा ऑफ 6 की बात करते हैं। ठीक है, 6 अब कहाँ कहाँ जा रहा था, 6, 3, 2 एंड 1, इन चारों को आपस में ऐड कर दें, आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, इसी तरह जो हमने 12 लिया था, सिग्मा ऑफ 12 अगर हम निकालें तो वो क्या बनेगा, 12 + 6 + 4 + 3 + 2 + 1। ठीक है, तो ये किसके बराबर आता है, ये हमारे पास 12 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये सिग्मा ऑफ 12 जो है वो 28 है। तो हम यहाँ पे अब हमें ये पता चल गया कि जहाँ पे भी अब इस नंबर थ्योरी में हम टॉ का नाम लेंगे वो नंबर ऑफ़ डिवाइज़र होगा, और हमारे पास जहाँ सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा मीन्स टोटल सम ऑफ द टोटल डिवाइज़र्स, तमाम डिवाइज़र्स का सम। ठीक है, नेक्स्ट हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 की स्टेटमेंट ये कहती है कि आपको डिवाइज़र निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कोई भी नंबर अगर आपने लेना है, उसका टॉ और सिग्मा फंक्शन अगर फाइंड करना है आपने, तो आप एन की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन में ये जो पावर्स हैं इसकी, ये एन है। ठीक है, तो आपने ये टॉ ऑफ एन का फार्मूला क्या बनेगा, n1 + 1, यानी हर पावर में एक एक जमा करके आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और इसी तरह सिग्मा ऑफ एन क्या बनेगा, सिग्मा ऑफ एन में हमारे पास ये जो पावर्स हैं, पावर में एक ऐड करना है, और फिर उस ऐड की हुई पावर में से जो आपके पास आंसर आ रहा है उसकी में से एक 1 माइनस करके P1 - 1 कर देंगे। ठीक है, बगैर पावर के भी वही टर्म नीचे आ रही है लेकिन पावर नहीं है। इसी तरह P2 की पावर n2 + 1, P2 की पावर n2 थी ना, तो हमने पावर में एक ऐड कर दिया और -1 कर दिया, और इसी तरह पावर छोड़ के बाकी P2 - 1 नीचे आ गया। यानी यही प्राइम फैक्टर्स हैं, इनकी पावर्स में एक एक जमा करके बाहर होल में से -1 करते जाएं और नीचे उसी टर्म पे विदाउट पावर डिवाइड करते जाएं। यहाँ पे हमारे पास यूजिंग दी प्राइम फैक्टराइजेशन हम फार्मूला निकाल रहे हैं टॉ और सिग्मा का। ठीक है, इसकी वजह ये होती है कि कुछ नंबर इतने बड़े होते हैं जिसमें हम तमाम डिवाइजर्स फाइंड नहीं कर पाते। प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना इजी है उनकी, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए ही ये दोनों चीज़ें निकाल लेंगे। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। हाँ जी, इसके प्रूफ में आप देखें, हमने लेट किया कि पॉजिटिव डिवाइज़र टॉ और सिग्मा डेफिनेशन के लिहाज से डिवाइज़र्स होते हैं ना, तो हम लेट कर लेते हैं कि डी हमारे पास एन का कोई पॉजिटिव डिवाइज़र था। ठीक है, और एन की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब एम की जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली तो ये प्राइम नंबर्स की पावर्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो डी है, डी आई, हम यहाँ पे इसको हम नाम दे सकते हैं कि डी जो है वो आगे हर नंबर कैन बी, एवरी नंबर कैन बी रिटन एज दी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो डी है उसको हम लिख सकते हैं P1। अब हम इसकी पावर्स कुछ छोटी होंगी, D1, P2, D2, P3, D3 एंड सो ऑन, PR, DR। ठीक है, इसकी मिसाल आप यूँ ले लें, जैसे अब आपके पास 6 था, 6 हमारे पास किस टेबल पे जा रहा था, 6 पे, 3 पे, 2 पे और 1 पे। ठीक है, तो अब इसके डिवाइजर्स उठाएं, 6 को हम लिख सकते हैं इसी तरह, प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं हम। 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3 × 2। 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3। 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2। तो हम इसको यूँ बना दें, अगर 2 × 0 या 3 रेज़ टू पावर 0, तो हमारे पास ये हमने इसके डिवाइज़र्स के फैक्टर्स बना लिए हैं। ठीक है, अब ये जो डिवाइज़र के फैक्टर होते हैं, इसमें जो पावर होती है वो या तो अब P1, P2 यानी प्राइम नंबर वही आने हैं जो आपके पास मेन 6 के प्राइम नंबर्स थे, उन्हीं में से कुछ आने हैं। ठीक है, लेकिन नए वाले प्राइम नंबर जो हैं वो पुराने वालों से छोटे होंगे। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो DI हैं वो लेस देन और इक्वल होंगे NI के। ठीक है, फॉर ऑल I = 1 से लेके R तक। इसी तरह अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि ये जो DI है, इस टोटल इस तरह के कितने DI हैं, यानी कितनी पावर्स हम ले सकते हैं। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे 6 पे दिखाया, या तो पावर 0 ले सकते हैं, या 1 ले सकते हैं, या 2 ले सकते हैं। मैक्सिमम कितनी ले लेंगे, मैक्सिमम जितनी पावर आपको मेन फैक्टराइजेशन में गिवन थी उतनी ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि द चॉइसेस फॉर D आर 0, 1, 2 सो ऑन NI तक। तो यहाँ तक n नंबर और एक और जमा हो गया, तो टोटल हमारे पास n+1 चॉइसेस बन गई। ठीक है, इसका मतलब है देयर आर NI, जितने यहाँ पे n का नंबर आएगा वो, और उसमें एक और चॉइस हमारे पास आ जाएगी, चॉइसेस फॉर
डी आई। ठीक है, हमारे पास डी आई जो है वो इतनी तरह का होगा। अब हमारे पास इसी तरह एक्सपोनेंट्स d1 d2 सो ऑन dr की अगर हम बात करें तो हमारे पास d1 के लिए कितनी चॉइसेस है n1+1, d2 के लिए कितनी है n2+1, d3 के लिए कितनी है n3+1 एंड सो ऑन, dr के लिए कितनी है nr+1। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हैं। इनकी प्रोडक्ट की कितनी चॉइसेस होंगी अगर हम यहाँ पे कोमा लगाने की बजाय d2 एंड सो ऑन, ये आपका क्या था, ये जो टोटल आपके पास इनकी प्रोडक्ट है उसमें भी कितनी चॉइसेस होंगी, इस प्रोडक्ट के बराबर चॉइसेस होंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ चॉइसेस। ठीक है, सो हमारे पास टॉ ऑफ एन का मतलब है कि हम ये कितने इस तरह के नंबर ले सकते हैं, तो हम टोटल कितने ले सकते हैं n1+1 n2+1 n3+1 एंड सो ऑन nr+1 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस प्रोडक्ट के बराबर के टोटल नंबर लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम अगर सिग्मा की बात करें, हमने अब आगे प्रूव करना है कि जो सिग्मा है वो भी गिवन फार्मूले के बराबर प्रूव किया जा सकता है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं P, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1 + P1। अब यहाँ पे क्या है, ये P हम हर प्राइम नंबर के हिसाब से उसकी एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बना रहे हैं, P1 की पावर n1, क्योंकि P1 n1 तक जा रहा था तो हमने उसे पीछे वाले सारे नंबर ले लिए। इसी तरह P1 + P2, P2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन P2 की पावर n2, इसी तरह सो ऑन 1 + PR, PR का स्क्वायर PR की पावर nr। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्रोडक्ट हमने ले लिया है। ठीक है, अब अगर आप इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास टोटल सम दे देगा। ठीक है, ऑल, ये हमारे पास सम है ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स P1 A1 P2 A2 सो ऑन PR AR। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने D वगैरह लिए थे तो उन सारों के टोटल सम आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है इसमें सिग्मा हमारे पास है सिग्मा ऑफ n जो है वो असल में इस P के बराबर होगा। अब इस P को कैसे हल करना है, हमने P को हल करने का तरीका ये है कि ये जो आपके पास P है ठीक है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ हैं काफ़ी सारी। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमारे पास क्या होती है, 1 + r + r² + सो ऑन r⁴n। इसका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म a इंटू r⁴n + 1 - 1 डिवाइडेड बाय r-1। तो हम इस फार्मूले के मुताबिक अगर हम इन सारों के ऊपर फार्मूला लगाएं तो हमारे पास इन जनरल फार्मूला क्या बनेगा, हर p के लिए वो इक्वल आ जाएगा पहले के लिए बनेगा, फर्स्ट टर्म सबकी 1 है तो अंदर वाले में r की जगह पे बस हम p पुट कर रहे हैं, P1 इसकी पावर n1 + 1 - 1 डिवाइडेड बाय P1 - 1। फिर दूसरे के लिए P2 n2 + 1 - 1 डिवाइडेड बाय P2 + 1 एंड सो ऑन। लास्ट वाले के लिए PR nr + 1 - 1 डिवाइडेड बाय PR - 1। तो ये आपके पास सिग्मा आ जाता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों का फार्मूला डिराइव हो जाता है।